हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। आज का अपना टॉपिक रहेगा रुचि और अभिरुचि क्या है, क्या ये दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे रुचि और अभिरुचि अपन कई बुक्स में भी पढ़ते हैं, इन दोनों को एक ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों ही अलग अलग है। रुचि अलग है और अभिरुचि अलग है। परीक्षा में भी कई जगह रुचि और अभिरुचि दोनों एक ही अर्थ के रूप में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इनके इंग्लिश वर्ड पे। अगर इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो वहाँ पे रुचि होगा, अगर एप्टीट्यूड दिया हुआ हो इंग्लिश वर्ड तो आपको ध्यान रखना है उसका अर्थ क्या है, अभिरुचि। और अभिरुचि के पर्यायवाची शब्द के रूप में अपन बात करें या इनको और क्या कह सकते हैं, तो अभिरुचि को अभिक्षमता, अभियोग्यता या कार्यक्षमता भी कह सकते हैं। तो अभिरुचि का हमको अर्थ क्या लेना है, अभिक्षमता, अभियोग्यता या कार्यक्षमता। तो अगर परीक्षा में अभिरुचि दिया हुआ हो तो आपको इसका इंग्लिश वर्ड जरूर देख लेना है कि एप्टीट्यूड दिया हुआ तो इसका संबंध अभिक्षमता, अभियोग्यता या कार्यक्षमता से है। तो चलिए पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, रुचि के बारे में। रुचि क्या है? रुचि सामान्यतः किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पसंदगी या उसके प्रति हमारे लगाव से है। जैसे बालक का खेलना, घूमना, पढ़ना, ये उसकी क्या हो गई, रुचि हो गई। रुचि की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा क्रो एवं क्रो ने दी है। क्या है? रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्रो एवं क्रो की है यह परिभाषा। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए हमें प्रेरित करती है। जिस कार्य में हमारी रुचि होगी उसके प्रति हमारा ध्यान भी होगा, क्योंकि रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू है। यानी रुचि और ध्यान है, इस दोनों में क्या है, गहरा संबंध है। अब बात करते हैं रुचि विकसित कैसे होती है। जब व्यक्ति में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव या संवेदन उत्पन्न होता है तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे वह रुचि में विकसित हो जाती है या रुचि में परिवर्तित हो जाती है। जब व्यक्ति में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव या संवेदन उत्पन्न होता है तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। और वह धीरे धीरे रुचि में परिवर्तित हो जाती है। रुचि कैसे विकसित होती है? हम बात कर रहे थे रुचि कैसे विकसित होती है बालक में या व्यक्ति में। जब व्यक्ति में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव या संवेदन उत्पन्न होता है तो वह उसके प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है पहले, और धीरे धीरे वह रुचि में परिवर्तित हो जाती है। प्रारंभ में बालक क्या होता है कि उसका जो रुचि है, उसका जो लगाव है अपनी माँ तक ही सीमित होता है, क्योंकि उस समय तक उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है और ना ही वह वातावरण में लोगों के बीच में संपर्क में आता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है या अपनी ज्ञानेंद्रिय सेंसिटाइजेशन
संवेदन। संवेदन क्या है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रारंभिक अनुभव। जो भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें सबसे पहले जो भी अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वो क्या है? संवेदना कहलाती है। तो जब व्यक्ति जैसे जैसे वातावरण के बीच में अंतःक्रिया करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, तो उसमें विभिन्न प्रकार की रुचियां भी विकसित होती जाएगी। अब रुचि की बात करें, रुचि वैसे मुख्यतः अर्जित होती है, लेकिन सामान्यतः अपन कहें तो रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही होती है। लेकिन अधिकतर अपन देखें तो रुचि अर्जित ही होती है। कुछ ऐसे केसेज भी होते हैं जिसमें रुचि हमें जन्मजात भी देखने को मिलती है। रुचि दो प्रकार की होती है। जन्मजात एवं अर्जित। अधिकतर मैंने बताया कि रुचियां अधिकतर क्या होती है? अर्जित होती है। लेकिन कुछ कैसे ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें रुचि जन्मजात देखने को मिलती है। जैसे बालक का खेलना है, बालक का भोजन के प्रति प्रेम है, ठीक है, या संग्रह करना है, ये क्या है? जन्मजात रुचि के अंतर्गत आते हैं। या माता के प्रति बालक का लगाव आदि। अर्जित के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की हमारी जो रुचियां विकसित होती है, जैसे हमारी आदतें हैं, या गाने सुनना है, बागवानी है, ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो क्या है हमारी अर्जित रुचियों के अंतर्गत है, जिसमें कई प्रकार की रुचियां होती है। अब अपन रुचि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताएं, रुचियां परिवर्तनशील होती है। रुचियों का गुण है कि रुचियां क्या होती है? परिवर्तनशील। पहली विशेषता है, बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसकी रुचियां धीरे धीरे परिवर्तित होती जाती है। जैसे बाल्यावस्था में बालक की जो रुचियां होती है वो खेलने में होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो रुचियां परिवर्तित हो जाती है और उसके स्थान पे कोई दूसरी रुचि हमें देखने को मिलती है। ऐसा भी होता है कि जो रुचियां उसमें पहले विद्यमान थी जरूरी नहीं कि वो आगे भी रहेगी। या कई बार ऐसा भी होता है कि पहले हमें रुचियां कोई नहीं देखने को मिलती है, लेकिन उसमें बाद में वो रुचियां देखने को मिल जाए। तो रुचि क्या है? इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है रुचियों के परिवर्तन होने में, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव होता है उसकी आयु। या अपन कह सकते हैं जैसे जैसे वह परिपक्व होगा वैसे वैसे सीधी सी बात है कि वह वातावरण के बीच में अंतःक्रिया करेगा और वैसे वैसे उसकी रुचियां भी विकसित होती जाएगी। इसके अलावा बालक की जो रुचियां हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, इच्छाएं या लक्ष्य, जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं होती है, आवश्यकताएं होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो रुचि है वो बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए मनोविज्ञान के विषय के प्रति हमारी पहले रुचि नहीं थी, लेकिन आवश्यकता के कारण क्या है हमारी उसके प्रति रुचि भी हो गई। तीसरी विशेषता है रुचि की, रुचि पर हमारी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की हमारी आर्थिक स्थिति होती है या जिस वातावरण से हम जुड़े हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी रुचियां भी देखने को मिलती है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में लेते हैं, जैसे उत्तर भारत है और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में अधिकतर लोगों की जो रुचि है शाकाहारी भोजन में है और दक्षिण भारत में अपन बात करें तो उनकी रुचि मांसाहारी भोजन में है। जिसका कारण क्या है? वहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति आदि, या जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहते उसी के अकॉर्डिंग उसकी रुचियां विकसित होती जाती है। रुचि पर यौन कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। रुचि में अक्सर देखते हैं लड़कियों की रुचि अलग क्षेत्र में होती है, लड़कों की रुचियां अलग क्षेत्र में होती है। इसका कारण क्या है? यौन कारक। नेक्स्ट है रुचि और ध्यान में गहरा संबंध है। रुचि और ध्यान में गहरा संबंध है। इस पर रोस ने एक परिभाषा भी दी थी, क्या? कि रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
यानी जिस कार्य में हमारी रुचि होती है स्वाभाविक रूप से उसके प्रति हमारा ध्यान भी बढ़ता है, या जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसको हम स्वाभाविक रूप से उसमें हमें थकावट भी कम महसूस होती है। ठीक है। और मैकडूगल ने भी इस पर रुचि और ध्यान के संबंध में एक परिभाषा दी, बहुत महत्वपूर्ण है। रुचि गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है। हमारी रुचि होगी जिस कार्य के प्रति, सीधी सी बात है उसके प्रति हमारा ध्यान भी होगा, और हम ध्यान किस में देंगे, जिसमें हमारी रुचि होगी। तो दोनों ही एक दूसरे के पहलू है। जिस कार्य में रुचि होगी उसके प्रति हम ध्यान देंगे, और हम ध्यान किस में देंगे, जिसमें हमारी रुचि होगी। तो रुचि और ध्यान दोनों में गहरा संबंध है। नेक्स्ट है, रुचि क्या है? सीखने में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। जब हमारी किसी कार्य में रुचि होती है और उससे संबंधित हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसमें समाधान करने में हमें आसानी होती है। तो अपन कह सकते हैं रुचि सीखने में आने वाली समस्याओं के समाधान में सहायक है। नेक्स्ट है, रुचियां क्या है? जीवन पर्यंत विकसित होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे अपन अंत्यक्रिया करेंगे, हमारी रुचियां भी विकसित होती जाएगी। नेक्स्ट है, रुचि के निर्धारण में प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रुचि के निर्धारण में प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं प्रेरक क्या है। प्रेरक वह होते हैं जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कक्षा में एक टीचर की क्या भूमिका होती है, एक प्रेरक की भूमिका होती है। तो हमारी रुचियां किसके प्रति होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड इस पर भी करता है कि जो प्रेरक है, जो टीचर है, वो हमें किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में हमें अवगत कराता है, रूबरू कराता है। एक जो बच्चा होता है वो सभी वस्तुओं के बारे में नहीं जानता है, ठीक है, सभी प्रकार के खेलों के बारे में नहीं जानता है, सभी व्यक्तियों के बारे में नहीं जानता है। लेकिन जो प्रेरक होता है, जो टीचर है, अगर वो उसको उन चीज़ों के बारे में अवगत कराएं तो निश्चित रूप से उसकी रुचियां भी क्या है, उसकी रुचियां बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो रुचि के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रेरकों की। और अंतिम है, रुचि का व्यक्ति की योग्यताओं से सीधा संबंध नहीं होता। ये ध्यान में रखने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण। रुचि का व्यक्ति की योग्यताओं से सीधा संबंध नहीं होता है। कई बार अपन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसमें ये लाइन दी हुई होती है तो हम चकरा जाते हैं कि इसका कहने का आखिर क्या अर्थ है। रुचि का संबंध व्यक्ति की योग्यताओं से सीधा नहीं होता है, या अपन कैसे रुचि का व्यक्ति की योग्यताओं से सीधा संबंध नहीं होता है। योग्यताएं, अभिक्षमताएं, या अपन कह सकते हैं अभियोग्यताएं, हमारी रुचि उनमें भी हो सकती है जिसके योग्य हम नहीं है, या वो कार्य हम नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारी योग्यता, उसमें हमारी रुचि हो सकती है। जैसे अपन को पता है हम उड़ नहीं सकते लेकिन उड़ने में हमारी रुचि हो सकती है। तो रुचि का संबंध हमारी योग्यताओं से सीधा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी उसकी उसमें रुचि हो सकती है। उसकी अच्छी राग नहीं है लेकिन फिर भी उसकी रुचि हो सकती है। तो हमारी अभिक्षमताएं क्या है? जो कार्य हम कर सकते हैं वो हमारी अभिक्षमताएं होगी, लेकिन न करने के बावजूद भी हमारी रुचियां किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी रुचि की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अभिरुचि की।
अभिरुचि क्या है? अभिरुचि को हम अभिक्षमता, अभियोग्यता या कार्यक्षमता भी कह सकते हैं। रुचि और अभिरुचि दोनों अलग अलग है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैंने कहा कि अगर कहीं पे अभिरुचि दिया हुआ हो तो हो सकता है वो रुचि के अर्थ में भी हो। हालांकि रुचि और अभिरुचि दोनों अलग अलग है, लेकिन सभी की समझ समान नहीं होती है। तो वैसी स्थिति में हमें इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड दिया हुआ है तो वहां पे उसको रुचि न समझे, बिल्कुल भी उसको क्या समझना है? अभिक्षमता, अभियोग्यता या कार्यक्षमता। अब बात करते हैं कि अभिरुचि क्या है या अभिक्षमता क्या है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति की किसी क्षेत्र में सफल होने की संभावना को व्यक्त करती है। यानी अपन कह सकते हैं कि यह व्यक्ति की एक जन्मजात योग्यता होती है जिसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि यह व्यक्ति भविष्य में किस क्षेत्र में सफल हो सकता है। यह एक जन्मजात गुण होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। जबकि यह कैसे पता चलता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार से हमें पता चलता है। जैसे अपन कहते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, यह व्यक्ति बड़ा होकर शिक्षक बनेगा या वकील बनेगा या खिलाड़ी बनेगा या कोई मैकेनिक बनेगा। हम किसी के बारे में ऐसा कहते, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, यानी उसकी अभिरुचि। उसी के आधार पे हम यह कह पाते हैं कि यह व्यक्ति भविष्य में क्या बनेगा। तो हम बिना किसी व्यक्ति की अभिरुचि या अभिक्षमता को जाने हम उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो अभिक्षमता क्या है? एक तरीके से इसकी परिभाषा में बात करते हैं। ट्रेक्सलर के अनुसार परिभाषा है, एक अभिक्षमता गुणों का समूह है जो किसी ज्ञान, बोध, कौशल की सीमा का द्योतक है। जिसे प्रशिक्षण के बाद प्राप्त कर सकेगा। अभिक्षमता क्या है? अभिरुचि क्या है? गुणों का एक समूह है। जिसे अपन बात करते हैं कि कोई क्रिएटिव व्यक्ति है, सृजनशील व्यक्ति है, हमें कैसे पता चलता है कि वो एक सृजनशील व्यक्ति है? अगर उस व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, जैसे अपन बात करें जिज्ञासा, लचीलापन, मौलिकता, अपसारिता, ये गुणों का एक समूह है। जिस व्यक्ति में ये गुण अपन को देखने को मिलते हैं, अपन कह सकते हैं कि यह व्यक्ति सृजनशील व्यक्ति है या वह किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है। उसके आधार पे हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये एक गुणों का समूह है। जैसे अपन बात करें कि कोई व्यक्ति है, अच्छा सिंगर बन सकता है कि नहीं है, ठीक है, तो उससे पहले हम उसकी स्वर की तीव्रता, स्वर का भारीपन, स्वर अंतराल, लय आदि इन चीज़ों के आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि यह व्यक्ति भविष्य में अच्छा सिंगर बन सकता है या नहीं, या किस सीमा तक वह सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो किसी प्रशिक्षण के बाद में वह प्राप्त, व्यक्ति में जो अभिरुचि होती है या अभिक्षमता होती है वो जन्मजात होती है। हालांकि लोगों में अलग अलग अभिरुचि होती है। किसी की खेलने में रुचि हो सकती है अभिरुचि, किसी की नृत्य करने में हो सकती है, किसी की सिंगिंग में हो सकती है, किसी की लेखक के रूप में अभिरुचि अच्छी हो सकती है, किसी की कवि के रूप में अच्छी अभिरुचि हो सकती है, किसी की मैकेनिक के रूप में अच्छी अभिरुचि हो सकती है। तो इस अभिरुचि का मतलब क्या है? अभिरुचि का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों में क्या है, समान रूप से अभिरुचि नहीं होती है। दो व्यक्तियों में अभिरुचि का अलग अलग होना क्या है, स्वाभाविक है। अब सभी व्यक्ति अगर एक ही क्षेत्र में बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सभी व्यक्ति सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभिरुचि का क्या योगदान है? सभी व्यक्ति के बारे में यह पता लगाना कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और उसके आधार पर ही उसको निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं
कि एक ही क्षेत्र में सभी लोग कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं, सभी व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकते, सभी व्यक्ति अच्छे डांसर नहीं बन सकते, सभी व्यक्ति अच्छे सिंगर नहीं बन सकते, ठीक है। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा प्रशिक्षण दिए बिना ही वो क्या है, अच्छी कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डांस क्लास चल रही है, तो उसमें सभी वहाँ पे गए किस लिए है, डांस सीखने के लिए। आईएएस बनने के लिए सभी जाते हैं, लेकिन क्या है, वो सभी आईएएस थोड़ी बनते हैं, वो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बन पाते। इसका रीज़न क्या होता है, उसमें एक जन्मजात गुण होता है, कौशल होता है व्यक्ति में, उसे बोलते हैं हम अभिरुचि या अभिक्षमता। अगर जिस व्यक्ति में अभिक्षमता अच्छी होगी तो उसको उस क्षेत्र में सफल होने की संभावना अच्छी हो जाती है या काफ़ी संभावना होती है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले कि जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, तो उसकी कुछ गुण होते हैं, वो अगर उसमें जन्मजात रूप से हैं, जैसे भाषा के प्रति उसकी पकड़ है, संप्रेषण कौशल कैसा है, गणित एवं आंकड़ों के प्रति उसकी समझ कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, वैश्विक घटनाओं के प्रति उसकी समझ कैसी है, और उसकी समस्याओं का समाधान करने की उसका तरीका क्या है, ठीक है। इन तार्किक क्षमता है वो कैसी है, ठीक है। वाक्पटुता, किसी समस्या का तुरंत समाधान करने की जो है वो कौशल उसमें क्या। अगर ये सभी कौशल अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें आईएएस बनने की जो है अभिक्षमता वो काफ़ी अच्छी है। इसीलिए आपको पता है कि एग्जाम लगती है सीसेट, ठीक है, या अपन टीचर बनते हैं तो उससे पहले भी क्या अभिरुचि परीक्षण होता है, शिक्षण अभिरुचि। जैसे मान लीजिए सीटीईटी है मान लीजिए, या टीईटी है, जो भी है, तो वो पहले किस लिए होता है, वो हमारी अभिक्षमता का ही मापन करता है कि हम इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या सफल होने की संभावना कितनी है, ठीक है। जैसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, तो इसमें क्या पता चलता है कि इस टेस्ट से पता चल जाता है कि सिविल सर्विस में इसमें सफलता पाने की संभावना उसमें कितनी है, ठीक है। टीचर बनते हैं तो उससे पहले हमारे से शिक्षण अभियोग्यता या अभिरुचियां पूछी जाती है, इससे पता चलता है कि शिक्षक बनने से संबंधित हमारे में अभिरुचि कितनी है, ठीक है। तो ये चीज आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि अभिरुचि क्या है। इसके अलावा अपन बात करें परिभाषा के रूप में, अभिरुचि किसी क्षेत्र विशेष में कुशलता प्राप्त करने की एक जन्मजात योग्यता है। जिसके आधार पर भविष्य में सफल होने की संभावना का पता लगता है। किसके आधार पे, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनोवैज्ञानिक किसके आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का पता लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा, अभिरुचि के आधार पे किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने या असफल होने की संभावना का पता किसके आधार पर चलता है, अभिरुचि कह दीजिए, चाहे अभिक्षमता, अभियोग्यता या कार्यक्षमता। आप इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, लेकिन अगर अभिरुचि दिया हुआ तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। वहां पे इसका इंग्लिश वर्ड जो है एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बता दिया है, किया है क्या, इसका संबंध कुशलता से, अभिरुचि का संबंध किससे है, कुशलता, कौशलों से है हमारे, ठीक है। और कौशल जो होते हैं क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं, और इन्हें क्या है, प्रशिक्षण से, जितने ज़्यादा प्रशिक्षण होगा या जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा कुशलता आएगी, ठीक है। और इस कुशलता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसके भविष्य के बारे में सफल होने की संभावना का पता चल जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं अभिरुचि क्या है। अब अभिरुचि है, सामान्यतः अपन देखते हैं एक क्षेत्र में कई लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो कोशिश करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण अगर आपको पूछा जाए तो इसका कारण है अभिरुचि की कमी, ठीक है। अब अपन इसकी विशेषताएं हैं
वो अपन पढ़ेंगे। क्योंकि लोगों में जो क्या है अभिरुचि क्या है, अभिरुचि का जो क्षेत्र है, अभिरुचि या अपन कह सकते हैं अभिक्षमता, लोगों में अभिरुचि का जो क्षेत्र है एवं स्तर है वो सभी में क्या होता है समान नहीं होता है, यानी अलग अलग होता है। परीक्षाओं में इस प्रकार की जो अपन कह सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन वो बन सकते हैं। तो हमें किसी भी टॉपिक के बारे में हमें गहरी जानकारी होनी जरूरी है। तो अभिरुचि क्षेत्र, अभिरुचि में क्या है लोगों का जो क्षेत्र है एवं स्तर है वो सबका क्या होता है, अधिकतर अपन देखते हैं वो क्या है अलग अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति में, सभी व्यक्ति मान लीजिए कुछ व्यक्ति आईएएस बन सकते हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति अच्छे गायक बन सकते हैं, लेकिन उनमें जो है अभिक्षमता का जो स्तर है वो क्या होगा अलग अलग होगा। किसी व्यक्ति को कुछ प्रशिक्षण के बाद ही वो उसमें अच्छी कुशलता प्राप्त कर लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत अधिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अपन देखते हैं एक ही क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, एक ही टीचर पढ़ाने वाला होता है, लेकिन सभी की जो समझ सकती है, ठीक है, सभी उसको अच्छी तरीके से कैच नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका रीजन होता है अभिरुचि, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की मैथ वीक है तो वो उस मैथ सीखना चाहता है, कक्षा में बैठा है तो वह मैथ अच्छी तरीके से सीखना चाहता है, लेकिन वह बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि उसमें एक जन्मजात कौशल होता है, ठीक है, तकनीकी ज्ञान या अपन कैसे गणित या आंकिक संख्या से संबंधित, उसमें उस कौशल की कमी हो, और कमी होने की वजह से क्या होता है बार बार हम उसको प्रशिक्षण देने के बावजूद भी वो उसमें सफलता नहीं प्राप्त करता है। हम सबको पता है कि किसी न किसी विषय में कमजोरी होती है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है, हम सामान्यतः क्या कहते हैं कि आपके पढ़ने में रुचि नहीं है या आप ध्यान नहीं देते हो। ऐसा नहीं है, ध्यान देने के बावजूद एक ऐसा जन्मजात कौशल होता है अभिरुचि, जिसे अभिक्षमता कहते हैं, वो अगर नहीं हो तो वो कितना ध्यान दे ले उसमें उसकी सफलता होने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये थी अभिरुचि। अब अपन अभिरुचि की जो विशेषता हैं उसकी बात करते हैं। अभिरुचि की विशेषताएं, अभिरुचि की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता है, अपन कह सकते हैं अभिरुचि को क्या कह सकते हैं, अभिक्षमता भी कह सकते हैं। अभिक्षमता मूर्त वस्तु न होकर अमूर्त संज्ञा है। इसका मतलब क्या है, यानी अभिरुचि जो है ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की शक्ल को देखकर, किसी के चेहरे को देखकर हम यह कह सके कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र में सफल हो सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, उसके व्यवहार के आधार पर ही हमें पता चल पाएगा कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो अभिरुचि मूर्त वस्तु न होकर अमूर्त संज्ञा। अक्सर हम कहते हैं किसी व्यक्ति, जैसे भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है किसी व्यक्ति का हाथ देकर बताते हैं आप तो डॉक्टर बनोगे, आप शिक्षक बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी व्यक्ति का भविष्य में सफल होने की संभावना का पता किससे चलता है, उसकी अभिरुचि या अभिक्षमता से ही पता चलता है। अब वो अभिक्षमता का अपन पता कैसे लगाए, अभिक्षमता का पता लगाने के लिए उसके व्यवहार के आधार पर ही यह स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल हो सकता है, ठीक है। तो उसके व्यवहार से ही हमें पता चलता है कि यह क्या है, व्यक्ति इस क्षेत्र में सफल हो। तो अभिक्षमता क्या है, दिखाई नहीं देती है। कोई भी व्यक्ति के बैठा है क्लास में और उसको हम देखकर यह नहीं कह सकते आप टीचर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो। उसका पता हमें चलता है कुछ गुणों के आधार पर या उसके कुछ व्यवहार के आधार पर ही हमें पता चलता है। दूसरा क्या है, अभिक्षमता गुणों का एक समूह है। विशेषता में अपन कह सकते हैं अभिक्षमता गुणों का समूह है। अभिक्षमता किससे पता चलती है, अभिक्षमता या अपन कह सकते हैं अभिरुचि व्यक्ति के व्यवहार से स्पष्ट होती है। अब मान लीजिए एक ऑप्शन में आ जाए अभिक्षमता मूर्त वस्तु है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है।
अभिक्षमता क्या है? अमूर्त है, यानी वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है कि यह व्यक्ति डायरेक्ट हम उसको देख कर ये बता सके कि यह व्यक्ति भविष्य में क्या बनेगा। हमें क्या है, उसके व्यवहार से ही पता चल पाएगा, या उसके गुणों का जो समूह है उससे ही हम पता लगा सकते हैं, और उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अभिक्षमता के आधार पर या अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, या अपन कह सकते हैं भविष्य में सफल होने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, भविष्य में सफल होने की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हम पूर्णतः नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। हम 100% किसी के बारे में ये नहीं कह सकते, भले उसमें वो कौशल विद्यमान हो, लेकिन 100% हम नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति भविष्य में IAS बनेगा। हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिक्षमता क्या होती है? जन्मजात। अभिक्षमता क्या है? ये एक जन्मजात कौशल है, ठीक है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि हमें जरूरी नहीं कि वो अर्जित ना हो, कुछ केसेज में हमें अर्जित भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में वो कौशल है, वो उसमें जन्मजात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करे, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण दे, तो उसके बाद में वो उसमें कुशलता भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन काफ़ी कम संभावना रहती है, ठीक है। लेकिन अगर वही कौशल अगर उसमें जन्मजात हो, ठीक है, तो उसमें वो जल्दी सफल हो सकता है। तो अभिक्षमता वैसी क्या होती है? जन्मजात ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिक्षमता क्या है? किसी व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता, किसी व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता। क्या है? अभिरुचि या अभिक्षमता। तो ये थी अभिरुचि की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अभिरुचि के जो है 2 प्रकार होते हैं। अभिरुचि कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। क्या अपन कह सकते हैं 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। सामान्य अभिक्षमता, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। पहले अपन बात करेंगे कि जो अभिक्षमता परीक्षण है, अभिक्षमता परीक्षण है, ये क्या होता है। इस परीक्षण के आधार पर ही हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल हो सकता है। उसके आधार पर ही हम उसको निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ने 10th पास की, उसके बाद में उनका टेस्ट लिया जाता है, जिसे अपन कह सकते हैं अभिरुचि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। उस टेस्ट के आधार पर ही हम ये बता पाते हैं कि आपको इस विषय का चयन करना चाहिए, आपको इस विषय का चयन करना चाहिए, और आपको इस विषय का चयन करना चाहिए। तो उस परीक्षण का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उस परीक्षण से क्या होता है, सही स्थान पर सही व्यक्ति का चयन संभव हो पाता है, ताकि क्या होता है, समय एवं धन इसको अपव्यय होने से बचाया जा सकता है। अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति दूसरों के देखा देखी में वह क्या है, भविष्य में अपना जो समय है और अपन कह सकते हैं धन, इसका वह अपव्यय करता है। तो व्यक्ति में क्या होता है, असीमित सामर्थ्य होता है, बस हमको क्या है उस सामर्थ्य का पता लगाना होता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार व्यक्ति दूसरे का जैसा बनने के चक्कर में वह वैसा भी नहीं रह जाता है जैसा वह बन सकता था। तो
अभिरुचि परीक्षण के आधार पर ही क्या होता है, हम ये पता लगा पाते हैं कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल हो पाएगा, उसको स्वयं को भी पता चलता है या उसके अभिभावक है, टीचर है आदि। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि अभिरुचि जो है वो मैंने कहा कि जन्मजात होती है। जैसे जानवरों की बात करें, जैसे बंदर है, उसमें उछल कूद करने की जो कौशल है वो उसमें जन्मजात होता है। अब अगर अन्य जानवर उसकी तरह उछल कूद करना चाहिए कि पेड़ पे चढ़ना चाहिए, तो वो क्या होगा, उसका समय ही व्यर्थ जाएगा और वैसा बनने के चक्कर में वो क्या हो जाते हैं, कुसमायोजित भी हो जाते हैं। जैसा उनकी एक कोशिश रहती है कि हम भी इस बंदर की तरह उछलें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये क्या एक जन्मजात कौशल होता है जो सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हिरण है तो उसका दौड़ना वो उसमें एक जन्मजात कौशल है, हाथी है तो वो उसका जैसे मान लीजिए वो दौड़ नहीं पाता है, वो उसका एक अलग कौशल है, मान लीजिए हिरण है तो उसका अलग है, मछली का पानी में तैरना वो उसका एक अलग कौशल है। तो लेकिन सभी को अपने कौशल, अपनी अभिक्षमता, अभिरुचि का पता होना चाहिए और उनको उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए ताकि वो उसमें कुशलता प्राप्त कर सके। लेकिन दूसरे के जैसे बनने के चक्कर में वो क्या है, वैसा भी नहीं बन सकते हैं जैसा वो बन सकते थे। तो इस प्रकार अगर हम दूसरों की देखा देखी करेंगे तो क्या होता है, कुसमायोजित होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे शिक्षा में भी अपन बात करें, आगे इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में क्या है, व्यक्ति की जो सामान्य अभिक्षमता है, व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक मानसिक योग्यता है, उनका पता लगाया जाता है। सामान्य अपन कह सकते हैं सामान्य बौद्धिक या मानसिक योग्यताओं का इस परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है। और दूसरा है इसमें विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। इस परीक्षण का उद्देश्य है व्यक्ति के विशिष्ट कौशलों का पता लगाना। कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में विशिष्टता अर्जित कर सकता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, टीचर है, कवि है, लेखक है, मैकेनिक है, ठीक है, सिंगर है, डांसर है, इनमें किस व्यक्ति में कौन सा कौशल इसमें अच्छा है, विशिष्ट गुण कौन सा है, और इसका पता चलता है कई गुणों के समूह से। जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट कौशल जो है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिंगर बनना, ठीक है, गायक है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या है, कई परीक्षण लेंगे, छोटे छोटे परीक्षण, जैसे जिसमें पता चल हमको ये करना है कि उसकी स्वर की जो तीव्रता है वो कितनी है, स्वर का जो भारीपन है, उसमें समय अंतराल है वो कितना है, लय कैसी है, ठीक है, स्वर का कंपन है। इन सब के आधार पे हमें पता चल पाएगा कि यह व्यक्ति है वह सिंगर बन सकेगा या नहीं बन सकेगा, या हम कह सकते हैं कि इसमें वह कुशलता प्राप्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये एक विशिष्ट कौशल हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई आईएएस है, अब उसके लिए ये देखा जाए कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता उसमें है कि नहीं है, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता है, ठीक है, आंकड़ों की समझ उसमें कैसी है, वैश्विक जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उसके प्रति उसकी समझ कैसी है, उसका संप्रेषण कौशल है वो कैसा है, ठीक है, तार्किक क्षमता कैसी है। तो इस गुणों के आधार पर उसके विशिष्ट कौशल का पता चल पाता है। अब अपन बात करेंगे अभिक्षमता परीक्षण है, इसकी उपयोगिता क्या है। अभिरुचि या अपन कह सकते हैं अभिरुचि परीक्षण की क्या है उपयोगिता। अभिरुचि परीक्षण जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम किसी व्यक्ति को कोई विषय या व्यवसाय का चयन करना हो, जब किसी हम निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करते हैं, तो उससे पहले अगर किसी व्यक्ति को विषय चयन करना है या कोई व्यवसाय चयन करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, अभिक्षमता परीक्षण काफ़ी फायदेमंद होता है। और उसके आधार पर हम किसी को विषय का चयन या व्यवसाय का चयन करने के लिए तो उसमें भविष्य में सफल होने की संभावना
काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी बात इसकी उपयोगिता है कि इसमें पूर्वानुमान लग सकता है। ठीक है, पूर्वानुमान कहें या उसके बारे में भविष्यवाणी। अभिक्षमता परीक्षण के आधार पर अगर हम किसी का अभिक्षमता परीक्षण करेंगे और उसके आधार पर किसी विषय या व्यवसाय का चयन करने के लिए कहेंगे तो उसके बारे में हम भविष्य में सफल होने की जो संभावना है वो भी काफ़ी पता चल पाएगी। इसके आधार पर क्या इसकी उपयोगिता, ये समय एवं धन का अपव्यय होने से बचाए जा सकते हैं। ठीक है, और कुसमायोजित होने से भी हम क्या है बचा सकते हैं। अगर हम किसी को कोई व्यवसाय या विषय का चयन करने के लिए बोल रहे हैं और उससे पहले अगर उसका अभिरुचि परीक्षण कर लिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसको पहले ही बता दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते और आप इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। और अगर वो इस परीक्षण के बिना ही अगर वो किसी व्यवसाय को देखा देखी में अगर व्यवसाय करने लग जाता है तो वैसी स्थिति में वो उसमें सफल होने की संभावना तो पहले से ही नहीं थी, और वैसी स्थिति में वो क्या होता है, अपना जो कीमती समय वो व्यर्थ हो जाता है और इससे वह कुसमायोजित हो जाता है। और इसके आधार पर क्या है, वर्गीकरण संभव हो जाता है कि किस व्यक्ति को किस स्थान पर लगाना है। यानी अपन कह सकते हैं सही स्थान पर सही व्यक्ति का चयन। सबसे बड़ा लाभ क्या है, सही स्थान पर सही व्यक्ति का चयन। यह कब हो सकेगा, जब अभिरुचि परीक्षण हो पाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिताएं हैं। ठीक है, अक्सर अपन देखते हैं कि विद्यालय में भी बच्चे क्या है, देखा देखी में वो एक विषय लेता है तो दूसरा विषय लेने लग जाता है। एक अगर आर्ट्स ले रहा है तो दूसरा आर्ट्स लेगा, एक साइंस ले रहा है तो सभी साइंस ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आगे जाके प्रॉब्लम आती है, आगे सामने उसके सामने कई समस्याएं खड़ी होती हैं। और वैसी स्थिति में अब उस स्थिति में वो इस स्तर पे पहुंच जाता है कि वहां से फिर उसका विषय चयन करना या वापस पीछे की ओर जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि समय सीमित है। और वैसी स्थिति में वह वापस ऐसा नहीं है कि फिर विषय का चयन करे और वापस तैयारी करे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, कुसमायोजित हो जाता है। तो उपयोगिता में अपन बात करें, चाहे वो एक शिक्षक हो या अभिभावक है या स्वयं बालक है, जहां तक हो सके स्वयं की अभिरुचि का पता लगाना जरूरी है कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तभी कहते हैं कि जिस कार्य में हमारी रुचि है उसी कार्य को अगर हम करते हैं तो पहली बात तो यह है कि हमारे सामने उससे संबंधित समस्याएं कम आती है और उसका समाधान भी जल्द कर पाते हैं। दूसरी बात है, उससे संबंधित हमें थकावट महसूस नहीं होती है। तो हमें अपनी अभिरुचि का पता लगाना चाहिए। शिक्षकों का भी कार्य है, अभिभावकों के, कि हम समाज में वातावरण में क्या है, देखा देखी में क्या है, हम उसको भेजते रहते हैं और वैसी स्थिति में वो आगे जाकर हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो ये इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में जो अभिरुचि है, अधिकतर लोगों में अभिरुचियाँ जो जन्मजात कौशल है वो अलग अलग होता है। अपने बच्चे में कौन सा कौशल अच्छा है या इन बच्चों में कौन सा कौशल अच्छा है, कौन सा व्यक्ति खेलने में अच्छा कर सकता है तो उसको खेलने से संबंधित क्षेत्र में भेजना चाहिए। कौन सा व्यक्ति है सिंगिंग में अच्छा कर सकता है, कौन सा व्यक्ति डांसिंग में अच्छा कर सकता है, कौन सा व्यक्ति पढ़ने में अच्छा कर सकता है, कौन सा व्यक्ति अच्छा लेखक बन सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर उसको कुछ प्रशिक्षण ही दिया जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उसके सफल होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे रुचि और अभिरुचि में अंतर क्या है। रुचि और अभिरुचि में अंतर, देखिए पहला है कि जो रुचि होती है वह आसानी से परिवर्तित हो जाती है, लेकिन जो अभिरुचि है वो क्या है, स्थायी होती है। अभिरुचि का जो गुण है वो क्या होता है, स्थायी। रुचियां क्या है, परिवर्तन होती रहती है, जबकि अभिरुचि क्या है, उसमें स्थायित्व का गुण होता है, अपन कह सकते हैं स्थायित्व का गुण। दूसरी बात है, रुचि का व्यक्ति की योग्यताओं से सीधा संबंध नहीं होता है, योग्यताओं से सीधा संबंध नहीं होता है।
लेकिन अभिरुचि का संबंध योग्यताओं से होता है। अभिरुचि का संबंध उसकी योग्यताओं से होता है। तीसरा है अभिरुचि जो है, रुचि क्या है? जन्मजात एवं अर्जित दोनों है। जबकि अभिरुचि क्या है? जन्मजात होती है। अभिरुचि कह सकते हैं या अभिक्षमता। अभिरुचियां अभिक्षमताएं क्या होती है? जन्मजात होती है। जबकि रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है। देखिए, रुचि और जो अभिरुचि है, इन दोनों में एक संबंध जरूर होता है। क्या? कि जिस कार्य में या जिस कार्य में हमारी अभिरुचि अच्छी होती है, उसी में अगर हमारी रुचि अच्छी होगी तो उसमें भी सफल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी केवल मान लीजिए रुचि है, मान लीजिए उसकी सिंगर बनने की रुचि है, मान लीजिए गायक बनने की उसकी रुचि है। रुचि किसी की भी हो सकती है, भले ही उसमें वो कौशल ना हो, लेकिन अगर उसी में उससे संबंधित ही अगर अभिरुचि हो, जन्मजात रूप से वो कौशल उसमें विद्यमान हो, वो उसमें अभिक्षमता हो, ठीक है, सिंगर बनने की उसकी रुचि भी है, साथ में अगर उसमें वो अभिक्षमता, वो कौशल भी उसमें विद्यमान है, तो अब आप ही सोच सकते हैं कि उसमें सफल होने की संभावना कितनी बढ़ेगी। यानी उसके सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सफल होने के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है, रुचि और अभिरुचि, ठीक है। अब कई देखते हैं किसी को अच्छा डांसर बनना है, तो उसमें वो अभिरुचि तो है ही है, ठीक है, और अगर उसमें अगर रुचि होगी तो उसमें सफल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें अभिरुचि है, वो कौशल उसमें विद्यमान है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है, ठीक है, वो अच्छा सिंगर बन सकता है, उसमें कौशल है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है सिंगिंग करने की, तो वैसी स्थिति में वो सफल नहीं हो पाएगा। और केवल अगर उसकी रुचि हो और अभिरुचि ना हो, तो वैसी स्थिति में उसको बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होगी, बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें मान लीजिए कोई लेखक है, ठीक है, या कवि है, रचनाकार है, उसमें वो अभिरुचि है और उसकी थोड़ी रुचि होगी, तो वो उसमें कम प्रशिक्षण में वो उसमें सफल हो सकेगा। और कई ऐसे होते हैं जिसमें केवल अभिरुचि हो, लेकिन अगर रुचि नहीं हो तो वो है भी सफल नहीं होगा। तो ये चीज़ है। तो अगर किसी कार्य में रुचि और अभिरुचि दोनों होगी, ठीक है, टीचर बनने से संबंधित उसमें अभिरुचि भी है और प्लस उसकी रुचि भी अच्छी हो, तो उसके सफल होने के चांस अच्छे होते हैं। लोगों को सिर्फ क्या है, उसको अपनी अभिरुचि का पता लगाना सबसे जरूरी होते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, वो अपनी अभिरुचि का पता नहीं लगा पाते हैं कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। वो देखा देखी में ही क्या है, दूसरे के जैसे बनने के चक्कर में वो क्या है, वास्तविक जो जिस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं उसमें भी वो सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये था अपना रुचि और अभिरुचि और इन दोनों में अंतर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट जरूर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।